पुणे से जो खबर मिल रही है, एक कार से 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान खेड़ शिवपुर टोल गेट पर बरामदगी हुई है। पुलिस ने वाहन को जब्त करके जांच शुरू कर दी है। देखिए आप कैसे मोटे मोटे बंडल मिले हैं कैश के। गाड़ी में सवार 4 लोगों को पूछताछ करके छोड़ा गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुणे में बड़ी कार्रवाई हुई है और 4 लोगों को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद इनसे रुपए बरामद हुए, पैसे बरामद हुए और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। और अब आपके सामने हम 2 तस्वीरें रख रहे हैं। ये वही कार है जिससे ये 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। पुणे के खेड़ शिवपुर इलाके में पुलिस ने एक कार से करीब 5 करोड़ रुपए कैश जब्त कर लिया है। और आपको बता दें कि पुणे में इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आ गया है। आरोप लगाया गया है सरकार पर। यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है। ये मैंने कहा था, 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है और काम चल रहा है। राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़। बाकी का पैसा भी जाएगा। हमारे 2-4 हजार रुपया भी हमारे जब्त कर देंगे, हमारे गाड़ी से, हमारे पॉकेट में से हमारे जब्त कर देंगे। पूरे राज्य में इस तरह से 15-15 करोड़ पहले पहुंच गए हैं अपने विधायक के पास और बाकी के 30-30 करोड़ रुपए जल्दी ही मिलने वाले हैं। और ये सब पैसा जा रहा है, अभी जाएगा पुलिस प्रोटेक्शन में। और आपको बताते हैं कि पुणे में क्या क्या हुआ है। कल शाम को दरअसल 6 बजे कार को रोका गया। ये कार है, वही कार से नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई है। कल रात 8 बजे से नोटों की गिनती भी जारी है। ये देखिए, यही वो कार है जिससे इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। और ये नोटों के बंडल देख रहे हैं आप, 500 की गड्डियां हैं और नोटों के बंडल, ये पूरा पहाड़ बन गया है नोटों का। इतना कैश मिला है। और संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि 15 करोड़ की जो पहली खेप है वो विधायकों तक पहुंच रही है। एक बड़ा आरोप है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उससे पहले बड़ी खेप बरामद की गई है जो कई सवाल खड़े करती है। और आपको बता दें कि आज सुबह 4 बजे तक नोट गिने गए हैं, इतना कैश मिला है। ये आप पहाड़ देख रहे हैं नोटों के बंडल का, ये पहाड़ है। 500 की गड्डियां आप देख रहे हैं, ये 500 के नोटों के बंडल जो कि बरामद किए गए हैं। चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। और उसके बाद नोट गिने गए, पूरी रात भर नोट गिने का सिलसिला जारी हुआ है। एक और जानकारी आपको दे दें, अमोल नरवाड़े के नाम पर रजिस्टर है ये कार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार देख रहे हैं आप, ये कार देख रहे हैं, यही वो कार है जिससे इतना कैश बरामद हुआ है। यही वो व्हाइट कार है जिससे कैश बरामद हुआ है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई तो है, लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप ये लगा रहा है कि विधायकों को पैसे देने की ये प्रक्रिया के तहत पहली खेप है जो दी जानी है। ये वो कार है जिससे बरामदगी हुई है और ये वो पैसों के बंडल, ये वो देख रहे हैं आप कैश के बंडल, मोटे मोटे कैश के बंडल जो है वो जब्त किए गए हैं। 5 करोड़ जब्त किए गए हैं। और प्रदीप हमारे सहयोगी इस वक्त पुणे से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की, वो कहां तक पहुंची है? पुलिस क्या कुछ कह रही है इतने बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल बरामदगी के बाद? देखिए, कल शाम 7 बजे खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा पर जिस गाड़ी की पूछताछ की जा रही थी और गाड़ी में से 5 करोड़ रुपए जो है ग्रामीण पुलिस ने जब्त कर दिए थे। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि पुलिस ने पूछताछ करके जो बरामद जब्त कर दी गई है वो इनकम टैक्स के पास सौंप दिया है और अभी इसकी जांच है इनकम टैक्स की तरफ से की जाएगी। हम देख सकते हैं कि राजगढ़ पुलिस स्टेशन में ये गाड़ी जो है खड़ी हुई दिखती हमारे को नजर आ रही है। इनोवा क्रिस्टा, इस गाड़ी से ही 5 करोड़ रुपए बरामद कल पुलिस ने कर दिए थे। हम देख सकते हैं कि MH45AS2526 ये नंबर की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है जिसमें 4 लोग थे और 4 लोग टोल प्लाजा के पास जहां चेक पोस्ट चल रहा था उस वक्त पुलिस ने ये गाड़ी को घेर दिया और इसमें से
5 करोड़ रुपए जो है वो बरामद कर दिए थे। लेकिन अभी पुणे पुलिस ने पूछताछ करके एफआईआर इस केस में दर्ज नहीं हुई है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर ने दावा किया है कि जो बरामद कर दी हुई कैश थी वो हमारी है। अभी इसकी जांच जो है इनकम टैक्स की तरफ से की जा रही है। ये कैश कहां से कहां जा रही थी और किसको ये कैश देने वाले थे, इसकी जांच अभी इनकम टैक्स की तरफ से की जाएगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस गाड़ी में से 5 करोड़ रुपए पुणे पुलिस ने बरामद कर दिए थे, यही गाड़ी हमको राजगढ़ पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई दिखती नजर आ रही है। अभी इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना यही है कि अभी ये जो केस है इनकम टैक्स की तरफ से अभी इसकी पूछताछ की जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स की तरफ से इसकी कोई जानकारी जो सामने आती है कि ये देखना जरूरी होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस मामले में एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जिस गाड़ी से एक कैश बरामद कर दी गई, बड़ी जानकारी दे रहे हैं प्रदीप काप से। ये कह रहे हैं कि अभी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रदीप, मैं आपको रोक रही हूँ, और जैसा कि जानकारी में बता रहे हैं प्रदीप, अभी इनकम टैक्स विभाग इसकी जानकारी लेगा कि आखिर ये खेप, ये पैसा कहाँ जाना था, इतनी बड़ी रकम कहाँ जानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बहराइच से बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल तक बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एक्शन रोकने को कहा है। जस्टिस गवई, जस्टिस विश्वनाथन बेंच का यह आदेश रहा और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी 15 दिनों की रोक लगा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एक्शन रोकने को कहा है। और कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं पीयूष पांडे। पीयूष, देश की सर्वोच्च अदालत लगातार इस मुद्दे पर नजर बना के रखे हुए है। अब इस मामले में क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो सुनवाई होनी है उसकी क्या डिटेल सामने आई? बिल्कुल निधि, देखिए आज सीयू सिंह की तरफ से मेंशनिंग की गई जो 3 आरोपी हैं बहराइच के मामले में, उनकी तरफ से ये उल्लेख किया गया कि जब हिंसा हुई उसके बाद जो आरोपी बनाए गए उनके घरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और नोटिसेस चस्पा कर दिए गए हैं और बुलडोज़र की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रोक लगाए। हालांकि जस्टिस गवई ने ये जानने का प्रयास किया कि आपका घर, यानी कि आरोपियों का घर क्या सड़क पर है, और उन्होंने कहा भी कि अगर सड़क पर आपका घर है तो ऐसे में हम कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जस्टिस गवई की तरफ से ये भी आया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हमारे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर ये उनकी चॉइस है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कॉशन किया है, चेतावनी दी है कि अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए थे एएसजी, उनसे कहा कि आप कल तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई बुलडोज़र एक्शन आपकी तरफ से नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। और एएसजी ने भी स्पष्ट किया कि उनकी ओर से ये साफ निर्देश राज्य सरकार को प्रेषित कर दिए जाएंगे और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। चूँकि पूरे पहलू पर सुप्रीम कोर्ट फैसला रिजर्व कर चुका है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अपने फैसले में। तो अब देखना यह है कि फैसला कब आता है। लेकिन उससे पहले बहराइच हिंसा के बाद जो बुलडोज़र कार्रवाई की शुरुआत की गई थी उसको लेकर के, उसकी प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा और ये स्पष्ट कर देगा कि आखिर वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है या उसकी जो प्रक्रिया निभाई जा रही है वो कितनी सही है और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अस्थायी तौर पर आदेश जारी कर सकता है अंतरिम रोक का। हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुना है और मौखिक तौर पर राज्य सरकार को 15 दिनों में जवाब देने को कहा है और साथ ही रोक भी लगा दी है। लेकिन इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से ये मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लिखित आदेश जारी करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा और देखना ये होगा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदम को कितना सही मानता है और या फिर आरोपियों की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उनकी मांग को सही मानता है। जी निधि, बड़ी बात आप बता रहे हैं पीयूष कि अब इस मामले में कल नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट बहराइच में बुलडोजर एक्शन के लिए क्या कुछ आगे जारी करता है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आपने बताई जस्टिस की वो सामने है। अब आपको बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका ये डिटेल में जानकारी देने के लिए। अब आपको बताते हैं बहराइच हिंसा टाइमलाइन क्या है, पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर
13 अक्टूबर को क्या हुआ? विसर्जन जुलूस पर अचानक से पथराव शुरू हो गया। उसके बाद 14 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद ये जो भीड़ है वो उग्र होती चली गई और प्रदर्शन भी उग्र हो गया। पथराव के बाद प्रदर्शन उग्र हुआ। रामगोपाल की दुकानों और घरों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये 13 अक्टूबर की आपकी घटना बता रहे हैं हम आपको। और 14 अक्टूबर को क्या हुआ? दुकानों और घरों में आगजनी तक की गई, तोड़फोड़ की गई। पहले ही रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद 14 को हालात और बिगड़ गए। 17 और 18 की तारीखें भी बहुत अहम है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जांच तेज कर दी गई है बहराइच हिंसा की। जांच के लिए एक कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया है। कंट्रोल रूम ये हिंसा के जो सबूत हैं वो जुटाने का काम करेगा, हिंसा से जुड़े वीडियो जुटाएगा कंट्रोल रूम। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। बहराइच हिंसा में जो लोग जो उपद्रवी शामिल रहे उनकी पहचान भी की जाएगी और जो फुटेजेस या जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनकी भी जांच आगे की जाएगी। और 13 अक्टूबर को आपको बता दें, बहराइच के महाराजगंज में हिंसा हुई, रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। अगले दिन हत्या से नाराज भीड़ ने कई घरों को फूंक दिया, दुकानों में आग लगा दी। इसके बाद आरोपी सरफराज और फहीम का एनकाउंटर हुआ, उनके पैरों में गोली लगी। एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए विपक्ष की ओर से। अब भी कई दंगाई रडार से दूर बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए सरकार लगातार एक्शन मोड पे है। लिहाजा जांच तेज करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि उपद्रवियों की पहचान हो सके। कंट्रोल रूम के जरिए आम लोगों को भी जांच की इस प्रक्रिया से जोड़ा गया है ताकि लोगों से अपील की जा सके। अपील भी की गई है कि अगर उनके पास हिंसा से जुड़े कोई भी साक्ष्य है, कोई भी सबूत हैं, तो वो पुलिस को सौंपे। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर आपको कुछ भी पता लगता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कनेक्ट करके पुलिस को बताएं। इस बीच TV9 को बहराइच की गुस्साई भीड़ के विधायक के बेटे पर कथित हमले का वीडियो मिला है। इस वीडियो का खुलासा अब से कुछ समय बाद हम करने वाले हैं, बताएंगे आपको कि इस वीडियो में क्या क्या है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे की हत्या की कोशिश की गई, क्योंकि इल्जाम यही लगाया जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है कि उन पर अटैक हुआ भीड़ की तरफ से। दूसरी तरफ तमाम दंगाइयों को उनके किए की सजा देने की कानूनी कवायदें भी चल रही हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बहराइच हिंसा संयोग नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग है, जैसा कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया योगी सरकार पर। अब बहराइच हिंसा पर 10 बड़े अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पहला ये कि हिंसा की जांच के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया है और इस कंट्रोल रूम से सब कुछ आगे बढ़ेगा। दूसरा, कंट्रोल रूम जुटाएगा हिंसा के सारे सबूत। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा अपडेट है, आम लोग भी कंट्रोल रूम को सबूत दे सकेंगे, आम लोग कनेक्ट हो सकेंगे। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं, 7518023395। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर संपर्क करके आप साक्ष्य दे सकेंगे या कुछ भी जानकारी आपके पास है, आम लोग जुड़ सकेंगे। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने FIR तक करा दी है। पांचवी ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले पर, बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। दरअसल विधायक के बेटे की हत्या की कोशिश का आरोप विधायक ने लगाया और उसके बाद ये FIR दर्ज हुई। ASP ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाए गए हैं। तो ये लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, बहराइच हिंसा से जुड़े हुए जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके आधार पर ये अपडेट हैं। आपको याद होगा जब 13 अक्टूबर को बहराइच में घटना हुई थी, उसके बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, उसके बाद बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे पर कथित हमले का वीडियो सामने आया है। अब देखिए, वीडियो में विधायक की गाड़ी को खदेड़ते दिख रही है भीड़। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो वो विधायक की गाड़ी को खदेड़ते हुए दिख रही है। देखिए, भीड़ के बीचों बीच एक गाड़ी आपको नजर आ रही है और सुरेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे की मर्डर की कोशिश की है भीड़ ने। ये आरोप लगाया गया, उसकी हत्या की कोशिश की गई, निकलने नहीं दिया गया सुरेश्वर सिंह के बेटे को और इसीलिए उन्होंने मामला दर्ज कराया है। 7 आरोपियों पर केस दर्ज कराया सुरेश्वर सिंह ने। बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद हैं और अज्ञात भी हैं FIR में। तो सुरेश्वर सिंह के बेटे पर हमले का सच क्या है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि भीड़ ने निकलने नहीं दिया इस गाड़ी को जिसमें सुरेश्वर सिंह के बेटे मौजूद थे। और आइए एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, रामगोपाल के शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा था, रामगोपाल मिश्रा के शव के साथ भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया दिख रहा है आपको। और यहीं पर बताया जा रहा है कि ये जो सफेद कार है इसमें सुरेश्वर सिंह के बेटे बैठे हुए थे, उन्हें निकलने नहीं दिया गया और बेकाबू हो गई भीड़ और ये आरोप लगाया गया है कि भीड़ ने हत्या की कोशिश की है। बहराइच के महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे पर कथित हमले का सच क्या है, इस कथित हमले से जुड़ा वीडियो आपको हम दिखाई रहे हैं। इस वीडियो में क्या क्या है आपको दिखाते हैं। मृतक रामगोपाल का शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
जैसा कि हमने आपको विस्तार से बताया, हत्या के खिलाफ प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल थे। ये पहचान करना मुश्किल था कि कौन कौन शामिल है। लोगों को शांत कराने बेटे के साथ पहुंचे विधायक, और ये भी बताया जा रहा है विधायक सुरेश्वर सिंह और उनके बेटे को खदेड़ा गया। ये आरोप उनकी तरफ से ही लगाया गया जो एफआईआर में लगाया गया। दावा यह है कि भीड़ का एमएलए के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। भीड़ ने जानबूझकर उनकी गाड़ी को अटैक किया और जानलेवा हमला किया गया। ये वीडियो में जो सामने है, उसके बाद सुरेश्वर सिंह ने यह दावा किया है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, हम लगातार ये बात दिखा रहे हैं कि जो वीडियो जारी हुआ है उसमें सुरेश्वर सिंह की तरफ से क्या क्या दावा किया गया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में अगर आप बता पाएं कि क्या क्या शामिल है, आरोप क्या लगाए गए? देखिए, बहसी से जो बीजेपी के विधायक है सुरेश्वर सिंह, उनके द्वारा इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद इस पूरे मामले में अपनी ही पार्टी के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7-8 लोगों को नामजद और बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये 13 तारीख की घटना है जिसमें एक हफ्ते बाद अब मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले में यह आरोप था कि जब सरकार आपकी है, सिटिंग विधायक आपका है, तो और आप ही के लोगों के ऊपर अगर घटना होती है, आप ही के लोगों, आप ही के टीम का शख्स अगर मारा जाता है तो पुलिस हम पर लाठीचार्ज क्यों करती है। उस दिन, जिस दिन 13 तारीख को घटना हुई थी, उसके बाद इस पूरे मामले में तमाम मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया गया था, शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था और लोग स्थानीय विधायक से बहुत ज्यादा नाराज थे। 2 घंटे बाद जब विधायक और उनके बेटे वहां पर पहुंचते हैं तो लोग आक्रामक हो जाते हैं, उनकी गाड़ी पर हमलावर हो जाते हैं, नारे लगाते हैं और विधायक का आरोप यह भी है कि गोली भी चलाई जाती है अंधाधुंध। तो इस तरह के आरोपों को ध्यान में रखते हुए अब विधायक ने अपनी ही पार्टी के नगर अध्यक्ष, जिनसे उनकी पॉलिटिकल राइवलरी है, उसको लेकर अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद अब वो विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं और इस पूरे मामले में तमाम विपक्षी दल, जिसमें खासकर समाजवादी पार्टी शामिल है, इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी कर रही है कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। तो मामला संशय से भरा हुआ है। थोड़ी देर पहले इस पूरे मामले में बीजेपी के महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो उन तमाम आरोपों को दोहराया है जिसका जिक्र एफआईआर में किया गया है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी नेता ही लगातार बीजेपी नेता पर आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि विपिन बता रहे हैं। लेकिन एक वीडियो है जिसमें भीड़ बेकाबू होती हुई दिख रही है और सुरेश्वर सिंह की तरफ से दावा किया गया है कि उनके बेटे को निशाना बनाया गया जब वो मामले को शांत कराने भीड़ को पहुंचे थे। और आपको बता दें कि आगे बढ़ते हैं, यूपी में एनकाउंटर पर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। एनकाउंटर पर मुठभेड़ वाली जगह की वीडियोग्राफी अब जरूरी होगी। एनकाउंटर पर योगी सरकार की नई गाइडलाइंस आ गई हैं। दूसरे थाने की पुलिस करेगी घटनास्थल की जांच। तो जो एनकाउंटर हो रहे हैं और विपक्ष भी लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहा है, ऐसे में अब नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं एनकाउंटर पर, मुठभेड़ पर। योगी सरकार की नई गाइडलाइंस हैं जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दूसरे थाने की पुलिस करेगी घटनास्थल की जांच। और क्या क्या बातें हैं इसमें नए नियमों में, आपको समझाते हैं। यूपी में एनकाउंटर पर नए दिशा निर्देश में क्या कुछ शामिल है। मुठभेड़ वाली जगह की वीडियोग्राफी जरूरी है, ये मैंडेटरी है। दूसरे थानों की पुलिस मुठभेड़ की जांच करेगी जिस इलाके में मुठभेड़ हुई। अब समझिए कि आदेश क्यों दिया गया है। हाल में हुए एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। एनकाउंटर पर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। जानबूझकर एनकाउंटर के आरोप सरकार पर लग रहे हैं और इसीलिए ये 3 बड़ी बातें हैं जिसको लेकर आदेश जारी हुआ है। नए दिशा निर्देश या नए नियम जारी हुए हैं एनकाउंटर को लेकर। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। आज कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की है। मुलाकातें देखी बहुत हो रही हैं। ये मुलाकात 2.5 घंटे तक चली। पवार से मिलने के बाद मातोश्री पहुंचे थोराट। देखिए, कांग्रेस में और उद्धव गुट में, इसके अलावा एनसीपी गुट में, शरद पवार गुट में आम सहमति बनाने की कोशिश है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, लेकिन बात अभी बन नहीं पा रही है, गतिरोध बना हुआ है। तो इसीलिए बालासाहेब थोराट जो हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को भी मना रहे हैं, कांग्रेस नहीं, उद्धव ठाकरे गुट को भी मना रहे हैं और शरद पवार को भी मना रहे हैं। बालासाहेब थोराट वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, कल तक दिल्ली में थे। आज सुबह शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे। फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग, उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चल रही, जिसको लेकर तनातनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना,
तो मीडिया पर क्यों बात करूं? हम देख लेंगे 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। और राजीव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, लगातार 2 दिनों से मंथन जारी है और बाला साहेब थोराट ने ये जिम्मा उठाया है कि वो सभी नेताओं को मना रहे हैं, शरद पवार को भी और वहीं उद्धव ठाकरे को भी। क्या कुछ पेच फंसा हुआ है? गतिरोध किन सीटों को लेकर है? देखिए, विदर्भ की 12 से 15 ऐसी सीटें हैं और मुंबई रीजन की भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर खास तौर पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में कहीं ना कहीं विवाद है और ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीसी की बैठक के बाद में नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा है और उसके बाद बाला साहब थोराट को आगे किया गया कांग्रेस की तरफ से कि समन्वय स्थापित किया जाए और इस समन्वय को स्थापित करने के लिए बाला साहब थोराट शरद पवार के जरिए जो है उद्धव ठाकरे को मनाने में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि विदर्भ में जहां पर 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का पूरी तरह से बेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का वहां संगठन भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, ऐसी सीटें वो क्यों चाहते हैं? अगर वो ऐसी सीटें चाहते जहां पर उनका संगठन मजबूत है, जीतने की स्थिति में होते तो बात आगे बढ़ सकती थी। तो सिर्फ क्या उद्धव ठाकरे अपना नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस के वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये दबी जुबान में कांग्रेस के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं, भले मीडिया में बयानबाजी ना करें लेकिन पूर्व में जो दिए गए बयान थे चाहे नाना पटोले के या दूसरे नेताओं को, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। साथ ही साथ जब 3 दिन पहले जब बैठक हुई थी तब नासिक की एक सीट को लेकर कांग्रेस ने मांग कर ली थी, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे के जो नेता है संजय राउत वो नाराज हो गए थे और वो उठकर चले गए थे। जाहिर बात है कि जिस तरह से नाना पटोले पर दबाव बनाया जा रहा था बैठक में, ठीक उसी तरह से कांग्रेस के नेताओं ने भी उद्धव पर दबाव बनाने की कोशिश की। मामला दिल्ली तक गया, लेकिन अब किस तरह से बाला साहब थोराट समन्वय स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कमोवेश आज शाम तक, आज देर रात तक जब बैठक चलेगी एमबीए की तो उसमें ये स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जहां पर ये सच है कि शिवसेना का बहुत ज्यादा बेस नहीं है। ठीक है, बड़ी बात बता रहे हैं राजीव। विदर्भ की कुछ सीटें हैं और बाकी सीटों को लेकर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, सहमति नहीं बन पाई है कि तीनों जो घटक हैं वो क्या चाहते हैं। पहला देखना होगा कि अब क्या सहमति बनती है। शुक्रिया राजीव आपका ये बताने के लिए। और एक और बड़ी खबर, आज 20 विमानों में बम की धमकी दी गई है और ये सिलसिला लगातार हो रहा है। इंडिगो की 10 फ्लाइट में बम की धमकी मिली है, विस्तारा की 10 फ्लाइट में बम की धमकी मिली है, इंटरनेशनल फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली है। तो 20 विमानों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये जो लगातार थ्रेट कॉल्स हैं वो आ ही रहे हैं बीते कुछ दिनों से। अब इंडिगो और विस्तारा एयरलाइंस को लेकर बम की धमकी मिली है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बार बार ये सिलसिला क्यों हो रहा है कि बार बार एयरलाइंस के पर बम की धमकी मिल रही है? अब एक बार फिर से इंडिगो और विस्तारा में बताया जा रहा है कि धमकी मिली है, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज एक बार फिर 20 फ्लाइट और बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें से 10 इंडिगो की है और 10 विस्तारा की है। जो इंडिगो की है उसमें से दिल्ली से जेद्दा जाने वाली है, इस्तांबुल से दिल्ली जाने वाली है, इसके अलावा हैदराबाद से जेद्दा जाने वाली है, बेंगलुरु से जेद्दा, इस्तांबुल से मुंबई आ रही फ्लाइट, और ठीक इसी तरीके से 10 फ्लाइट हैं जो विस्तारा की हैं। तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं ट्रैक करने की कि आखिरकार किस तरीके से कौन है जो ये धमकियां लगातार भेज रहा है। इसको लेकर बाकायदा केंद्र सरकार की हाई लेवल बैठक भी हुई, एक मीटिंग भी हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 7 मुकदमे दर्ज किए, साथ ही अलग राज्यों में भी इसको लेकर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब तक बताया जा रहा है कि कुल 6 गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन जो 6 गिरफ्तारी हुई इसके पीछे कोई बड़ी साजिश अब तक सामने नहीं आई है। बावजूद इसके इस तरीके की जो कॉल्स हैं, जो थ्रेट कॉल्स हैं एयरलाइंस को लेकर, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर 20 फ्लाइट को जिस तरीके से धमकी आई है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो जांच एजेंसियां हैं वो इसकी तफ्तीश में जुट गई हैं। जी, तो जांच एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। एक बार फिर से इंडिगो की 10 फ्लाइट में बम की धमकी मिली है, इसके अलावा विस्तारा एयरलाइंस में भी 10 फ्लाइट में बम की धमकी मिली है और जांच चल रही है कि आखिर ये क्यों सामने आ रही है और किसके जरिए, इसका लिंक क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाके में 9 लोग घायल हो गए हैं। जोरदार धमाके से इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की घटना है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर भी है अब जो बताई जा रही है। धमाके के बाद राहत और बचाव का काम जारी है।
और हथियारों की फैक्ट्री में ये जो जोरदार ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में और बताते हैं। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कई कर्मचारी घायल हुए हैं। सभी घायल महाकौशल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। F6 सेक्शन की बिल्डिंग में बताया जा रहा है धमाका हुआ। धमाके की वजह से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं अभी भी, जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अब भी साइट पर जारी है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है, शुभम हमें और ज्यादा जानकारी के साथ देने के लिए जुड़ गए हैं। शुभम, क्या बताया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ब्लास्ट से जुड़ी क्या कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चूंकि यहाँ पर सेना के लिए हथियार बनते हैं, जबलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरी फैक्ट्री आती है और यहाँ पर अचानक ब्लास्ट होता है। जो आसपास के गांव हैं वहां तक इसका कंपन पहुंचा है। 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। प्रशासन मौके पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू चल रहा है। मगर किस कारण से ये ब्लास्ट हुआ है इसकी फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। जी शुक्रिया आपका शुभम, नजर बना के रखिए। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये जबलपुर से कुछ दूरी पर है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, हथियारों की फैक्ट्री थी। कई कर्मचारी घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन मलबे में जो वहां पर मलबा है उसमें कई लोग दबे हो सकते हैं और इसीलिए रेस्क्यू को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और खबर दिल्ली से है। प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा हाई है। प्रदूषण के मुद्दे पर चिट्ठी लिखेगी अब दिल्ली सरकार। एक बड़ी खबर मिल रही है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रही है दिल्ली की सरकार। चिट्ठी में डीजल बसों को दिल्ली न भेजने की मांग की गई है। जो डीजल बसें आती हैं, जो डीजल गाड़ियां आती हैं, उन्हें न भेजने की मांग की गई है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत आगे बढ़ गया है। तीनों राज्यों से सर्दियों तक बस न भेजने की मांग की जाएगी। ये चिट्ठी लिखने की तैयारी दिल्ली सरकार के भीतर हो रही है। 3 राज्यों को एक साथ चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें ये कंसर्न दिखाया जाएगा कि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है दिल्ली में और जो डीजल बसें हैं उन्हें सर्दियों तक इजाजत न मिले। मेरा निवेदन यह है कि चलो 12 महीने भाजपा नहीं करती है, कम से कम पोल्यूशन घटाती नहीं है भाजपा, तो बढ़ाए तो नहीं है। आज तो पोल्यूशन बढ़ाने वाली पार्टी भाजपा बनी हुई है। चारों तरफ से भाजपा क्या कर रही है, पूरे ईंट भट्ठे चारों तरफ चल रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि नौटंकी बंद करके, आपकी 4 सरकारें, केंद्र सरकार, आप सोचो कि आप कह रहे हो इमरजेंसी आने वाली है। 1.5 महीने से मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, एक बैठक बुला लीजिए प्लीज, कृत्रिम वर्षा के लिए एक परमिशन लेने के लिए। एक चिट्ठी का जवाब नहीं देने को तैयार है भाजपा की सरकार। हम कर तो रहे हैं दिन रात, जितना हमारे हिस्से में है पोल्यूशन कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो यूपी, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों को अपील की जा रही है। अभी तो वर्बली की जा रही है लेकिन चिट्ठी भी लिखेगी। और जितेंद्र भाटी हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या बताया जा रहा है, कब तक लिखेगी दिल्ली की सरकार ये चिट्ठी तीनों राज्यों को? बिल्कुल, देखिए अभी 1 बजे बैठक है पर्यावरण मंत्री की तमाम अधिकारियों के साथ में कि जिस तरीके से ग्रैब 2 लगा है, क्योंकि AQI जो है बेहद खराब स्थिति में है, 300 को पार कर गया है। तो ऐसे में अधिकारियों के साथ में बैठक के बाद में ये उपाय जो है उसको लेकर के बात की जाएगी। साथ में दिल्ली सरकार का ये भी आरोप है कि आसपास में जो यूपी प्रशासित राज्य हैं, जहाँ यूपी की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, मसलन उनमें भी कि दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस अड्डे हैं, वहां से BS4 डीजल गाड़ियां आती हैं और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उनकी जो खुद की बसें हैं वो तमाम बसें CNG पे हैं या इलेक्ट्रिक पर हैं। तो ऐसे में जब तक ये प्रदूषण की स्थिति ज्यादा है तो वहां से या तो इलेक्ट्रिक बसें आए या इन बसों को पे रोकथाम की जाए। इसको लेकर निवेदन किया गया है और उसके बाद में इसको लिखित चिट्ठी के तौर पर भी भेजा जाएगा। लेकिन देखिए, दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। तो दूसरी तरफ उसका जवाब देते हुए जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका यह आरोप है कि इस प्रदूषण के लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। आस पड़ोस में जो राज्य हैं उनमें भाजपा की सरकार है, तो वहां पर प्रदूषण नियंत्रण करने में उनकी मदद नहीं की जा रही है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो जितेंद्र बता रहे थे क्योंकि पहले ही ग्रैब 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं, प्रदूषण का स्तर लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है AQI, और इसी वजह से ये फैसला दिल्ली सरकार लेगी कि 3 राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी। इसके लिए मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र। और एक और अपडेट आपको बता दें इसी से जुड़ा हुआ, दिल्ली NCR में आज से लागू हुआ है ग्रैब का दूसरा चरण।
जी हाँ, सुबह 8 बजे से ग्रैब का दूसरा चरण लागू हो चुका है। AQI 300 पार होने की वजह से ग्रैब का दूसरा चरण लागू करना पड़ा। डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। ग्रैब 2 के दौरान पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। और सर्दियों के दस्तक देते ही देश की राजधानी पर जहरीली हवा का साया अब मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में AQI का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से ग्रैब 2 नियम लागू करने का निर्देश दे दिया गया है। और आपको बता दें कि ग्रैब 2 लागू हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या होता है ग्रैब फॉर्मूला। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और आज की अगर मैं AQI की बात करूं तो 318 है आज का AQI लेवल दिल्ली का, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में। तो 2 दिनों से लगातार 300 के पार जाने के बाद दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। लेकिन जो प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद भी ये जो स्मोक टावर्स लगाए गए थे दिल्ली में, उनका हालात की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं इस वक्त CP में हूँ और CP के इस स्मोक टावर को आपको दिखा रही हूँ कि इसकी क्या हालत है। तो आप देख रहे होंगे कि हर तरफ जिस तरह ये दिख रहा है, दूर दूर तक आपको लगेगा हर तरफ सिर्फ घास उगी हुई है, क्योंकि ये स्मोक टावर जो है चल ही नहीं रहा है और लंबे समय से बंद है। इसलिए ये बिल्कुल अंदर तक आपको लगेगा कि जैसे खंडहर जैसे हालात हो गए हैं। इसके लिए भी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है और केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताती है। कि गोपाल राय जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, वो लगातार जो DPCC के जो अध्यक्ष हैं उनको इसके लिए मानते हैं जिम्मेदार, और वो कहते हैं कि उन्होंने पेमेंट नहीं जारी किया, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया। वहीं केंद्र सरकार जो है वो इसके लिए जो दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताती है। और भी पिछले 2 दिनों पहले भी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता पहुंचे थे और उन्होंने ये बंद स्मोक टावर दिखाते हुए बोला था कि ये टावर जो लगाया गया था वो इस उम्मीद से लगाया गया था कि दिल्ली की हवा जो है वो क्लीन होगी इससे, लेकिन अब उसके लिए उन्होंने बताया कि ये बंद पड़े हैं। तो अगर हम देखते हैं तो सच में ये पूरी तरह से बंद है ये स्मोक टावर। तो ये जो स्मोक टावर्स लगाए गए थे आखिर वो किस लिए लगे थे, क्या करोड़ों रुपए इस पर खर्च किया गया था, लेकिन नतीजा क्या है वो लोगों के सामने है। 300 के पार पहुंच चुका है दिल्ली का AQI लेवल और ये बंद पड़े हैं स्मोक टावर्स। और एक खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में इस्तेमाल हथियार राजस्थान के उदयपुर से आया था। आरोपी राम कनौजिया भगवंत सिंह उदयपुर से लाए थे हथियार। आरोपी राम कनौजिया भगवंत सिंह एक दिन उदयपुर में भी रुके थे हथियार लेने के लिए। ये अहम खुलासा हुआ है। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फिल्मी स्टाइल में दरअसल हथियारों की सप्लाई होती है। आपको बताते हैं एक एक करके डिटेल में क्या खुलासा हुआ है। हत्या में इस्तेमाल हथियार राजस्थान से आया था। आरोपी राम कनौजिया भगवंत सिंह उदयपुर से लाए थे हथियार और लेने देने वाले दोनों एक दूसरे से अनजान थे। गुप्त जगह पर, सीक्रेट जगह पर शर्ट वाले शख्स से हथियार लेने को कहा गया। आरोपियों को हथियार देने वाले की शर्ट की फोटो भेजी गई थी। दोनों को हथियार मुहैया कराने वाले की जानकारी नहीं थी। हथियार लेने के बाद राजस्थान से सड़क के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। मुंबई जाने के दौरान अलग गाड़ियां, बसों का इस्तेमाल किया गया शूटर्स के जरिए। शूटर शिव कुमार गौतम को कुरियर के जरिए हथियार भेजा गया। हत्या के दौरान राम कनौजिया भगवंत सिंह मुंबई में ही मौजूद थे। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के बेगूसराय में लूट का CCTV फुटेज सामने आ गया है। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट को अंजाम देने की कोशिश की गई। गोलीकांड का ये वीडियो आप देखकर एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि 4 अपराधी लूट के इरादे से पहुंचे थे। ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते दुकानदार ने 2 बदमाशों को गोली मार दी और 2 अपराधियों ने 30 से 35 लाख की ज्वेलरी लूटी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो बदमाश घायल हुए हैं, दुकानदार ने भी क्योंकि गोली चलाई, जो घायल बदमाश हुए हैं अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ज्वेलरी शॉप है और ये दाखिल होते हैं बदमाश। उसके बाद लोगों को साइड कर दिया जाता है जो वहां पर कस्टमर्स मौजूद थे और ये बदमाश फिर लूट करना शुरू करता है और ज्वेलरी लूटी जाती है। बताया जा रहा था 4 अपराधी रहे जो लूट के इरादे से आए और 30 से 35 लाख की ज्वेलरी लूटी गई इनकी ओर से। 4 लोग घुसे हैं यहाँ पे, हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं और लूटपाट करने की कोशिश की गई है। आत्मरक्षा में जो यहाँ के मालिक हैं उनके गार्ड ने उनको दबोचा है।
2 लोग पकड़े गए हैं, जो 2 क्रिमिनल्स थे, उनको गोली लगी है, जिनका अभी अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। 4 लोग के आने की प्रथम दृष्टि यहाँ पे जानकारी है। सब सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जो शॉप ओनर हैं, उनके द्वारा आत्मरक्षा में कार्य करने की बात बताई गई है। उनके पास लाइसेंस पिस्टल था और इसके साथ ही कुछ अमाउंट अराउंड 30-35 लाख के ऑर्नामेंट्स के जाने की बात बताई जा रही है, जिसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चक्रवात डाना के लिए, तूफान डाना के लिए भारतीय तटरक्षक की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर तटरक्षकों की पूरी नजर है। तूफान डाना से ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट भी जारी हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही 2 राज्य प्रभावित होंगे। 23 से 25 अक्टूबर के बीच चक्रवात डाना के तटों से टकराने का अनुमान भी है। चक्रवात तूफान से भारी बारिश की संभावनाएं हैं और तेज हवाओं की संभावनाएं हैं। ये इंडियन कोस्ट गार्ड है। समुद्र ये इंडियन कोस्ट गार्ड है। समुद्र में चक्रवात तूफान आ रहा है। कोई भी समुद्र में ना जाए और जो कोई समुद्र में है वापस नज़दीकी सुरक्षित जगह चले जाएं। ये इंडियन कोस्ट गार्ड है। सब लोग रेडीनेस में हैं, सब लोग प्रिपेयर्ड हैं और जो भी हमारे मल्टीपर्पज़ साइक्लोन शेल्टर हैं, जो प्रोबेबल एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पे भी निर्देश दिया गया है कि किसको इवैक्यूएशन करना है, कौन कौन से ग्रुप्स को इवैक्यूएशन करना है। तो सब लोग प्रिपेयर्ड हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा तो विल टेक नीडफुल एक्शन। तो इन 2 राज्यों में लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। चक्रवात दाना की वजह से 23 से 25 अक्टूबर को बताया जा रहा है चक्रवाती तूफान आने के आसार हैं। चक्रवात दाना और ओडिशा और बंगाल के तटों से ये तूफान टकराएगा। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। और जो मौसम विभाग है, IMD ने चक्रवाती तूफान को दाना नाम दिया है। दाना की वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है।